हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वेदा एक्स। आज से हम इकोनॉमिक्स की जर्नी शुरू कर रहे हैं और इस जर्नी का पहला पड़ाव है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आज हम जानेंगे कि एक देश की इकोनॉमी में पैसा रुकता नहीं है बल्कि लगातार घूमता रहता है, कभी इनकम बनकर कभी एक्सपेंडिचर बनकर। इसी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस को हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अब इस चैप्टर को। सबसे पहले जानते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है। तो अगर हम बात करें तो इकोनॉमी के अंदर पैसा यानी इनकम, गुड्स एंड सर्विसेज का कंटिन्यूस घूमना ही फ्लो कहलाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है और ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, वैसे ही इनकम इकोनॉमी में घूमती रहती है, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अगर एक सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रिफर्स टू द कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ इनकम, गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द हाउस होल्ड एंड फर्म्स इन इकोनॉमी। यानी हमको ये पता चलता है कि हमारे मेनली दो कंपोनेंट हैं, हाउस होल्ड और फर्म, जहाँ पे इनकम कंटिन्यूसली फ्लो करता है। अगर ट्रिक की बात करें, इनकम रुकी इकोनॉमी डेड हो जाएगी, फ्लो चलता रहा इकोनॉमी हेल्दी रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं मेन सेक्टर्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। तो हमारे मेनली दो सेक्टर्स होते हैं, यानी हाउस होल्ड और फर्म्स। हाउस होल्ड हमें क्या प्रोवाइड करता है? लैंड, लेबर, कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। इनकम अर्न करते हैं जैसे कि वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। गुड्स एंड सर्विसेज बाई करते हैं। ठीक है, तो ये हाउस होल्ड होते हैं जो कंज्यूमर के रूप में हमारे फ्लो में दिखते हैं। फर्म्स की बात करते हैं, ये हमें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके देते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हायर करते हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं। वेजेस, रेंट और एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें हमको पे करते हैं। अगर हम बात करें तो हाउस होल्ड मतलब प्रोवाइडर होते हैं और कंज्यूमर होते हैं। फर्म जो होता है वो प्रोड्यूसर होता है और एम्प्लॉयर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं दो तरह के फ्लो की, एक रियल फ्लो और एक मनी फ्लो। रियल फ्लो की बात करते हैं तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम किसको प्रोवाइड करते हैं? फर्म को। और गुड्स एंड सर्विसेज कौन खरीदता है? हाउस होल्ड। ठीक है, जो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? फर्म्स के द्वारा। मनी फ्लो की बात करें जिसमें मनी का बड़ा योगदान रहता है, जैसे वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, ये हम किसको पे करते हैं? हाउस होल्ड को। फर्म्स क्या लेता है? कंजप्शन, एक्सपेंडिचर। ठीक है, यानी चीज इधर पैसा उधर। रियल फ्लो एक डायरेक्शन में होता है और मनी फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स बात करते हैं सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी, यानी दो सेक्टर इकोनॉमी में जहाँ पे सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म प्रेजेंट रहते हैं, वहाँ का फ्लो कैसा होता है। तो हाउस होल्ड और फर्म की बात करते हैं, कोई भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं रहेगा, कोई भी फॉरेन इंटरवेंशन नहीं रहेगा, कोई सेविंग नहीं रहेगी, कोई टैक्स नहीं रहेगा। सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म के बीच में जो फ्लो होगा उसे हम सर्कुलर फ्लो ऑफ टू सेक्टर इकोनॉमी कहेंगे। कैसे वर्क करता है? हाउस होल्ड फैक्टर प्रोवाइड करता है फर्म को, फर्म वेजेस देता है हाउस होल्ड को, हाउस होल्ड इनकम स्पेंड करता है, फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है हाउस होल्ड को। तो ये पूरा प्रोवाइड होता है। जैसे हमने फ्लो ऑफ गुड्स दिया, फ्लो ऑफ कंजप्शन लिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का लिया, फिर उसके बाद फ्लो ऑफ गुड्स यहाँ पे प्रोवाइड किया। ठीक है, की आइडेंटिटी की बात करें, टोटल इनकम इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल टू टोटल आउटपुट। 3T का रूल याद रखना, यानी टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल आउटपुट। इनकम, एक्सपेंडिचर और आउटपुट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लीकेज और इंजेक्शन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछता है ये। लीकेज क्या होता है और इंजेक्शन क्या होता है? देखो, जब जो हाउस होल्ड के बीच में जो फ्लो हमारा बना था उसके बीच में अगर कहीं से फ्लो टूट जाता है तो दो कंडीशन निकल के आते हैं, लीकेज और इंजेक्शन। अब लीकेज का मतलब फ्लो से बाहर पैसा जाना, यानी कि सेविंग के रूप में, टैक्सेस के रूप में और इंपोर्ट्स के रूप में। याद रखना है S, T और M। ठीक है, सेविंग, टैक्सेस और इंपोर्ट्स। इंजेक्शन की बात करें तो फ्लो में पैसा वापस ऐड होना, जैसे कि इन्वेस्टमेंट के रूप में, गवर्नमेंट की कोई एक्सपेंडिचर या स्पेंडिंग, और एक्सपोर्ट के रूप में, यानी I, G और X। अगर हम बात करें लीकेज में तो STM और इंजेक्शन में IGX। याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं 3 सेक्टर मॉडल की, जहाँ पे हाउस होल्ड और फर्म तो रहता ही है, लेकिन किसका इंटरवेंशन होता है? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का रोल कितना होता है? गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करता है लीकेज के रूप में, किससे? हाउस होल्ड से और फर्म से। पब्लिक एक्सपेंडिचर करता है इंजेक्शन के रूप में, यानी कि बिल्डिंग्स बनाना, ब्रिजेस बनाना, ये सारी चीज़ें। फ्लो कैसे है? हाउस होल्ड टैक्स देता है गवर्नमेंट को, ठीक है, गवर्नमेंट उसको लेता है। गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेंडिचर करता है, जिससे फर्म और हाउस होल्ड दोनों यूज़ करते हैं। आइडेंटिटी क्या बात करेंगे तो सेविंग, टैक्सेस इक्वल टू इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग। जी मतलब गवर्नमेंट का स्पेंडिंग, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं
सर्कुलर फ्लो ऑफ 4 सेक्टर इकोनॉमी, जहाँ पे हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और थर्ड हमारा किसकी एंट्री होती है, फॉरेन सेक्टर की एंट्री होती है, जहाँ पे हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कहते हैं। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो ये एक तरीके का इंजेक्शन होता है, क्योंकि आप किसी भी कंट्री में अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ से आपको पैसा मिलता है, दैट इज़ इंजेक्शन। और इंपोर्ट की बात करें तो हम पैसा देते हैं, दैट इज़ लीकेज। तो फाइनल आइडेंटिटी जहाँ पे एक लीकेज और इंजेक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है, जब सेविंग, टैक्सेस और इंपोर्ट बराबर होते हैं इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड एक्सपोर्ट के बराबर, ठीक है। एक्स मतलब एक्सपोर्ट, याद रखना। मेमोरी लाइन की बात करें तो देश से बाहर गया, लीकेज हो गया, देश में आया, इंजेक्शन हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं सर्कुलर फ्लो का इंपॉर्टेंट क्या है। तो इकोनॉमी को वर्किंग समझ में आता है, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में हेल्प होती है, ग्रोथ और रिसेशन का पता चलता है रीजन, पॉलिसी मेकिंग में यूजफुल होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट्स। फिर उसके बाद करते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन की, दैट इज अवर लास्ट टॉपिक। इकोनॉमी स्टेबल कब होगी, जब टोटल लीकेज जो है वो टोटल इंजेक्शन के बराबर होगा, जो हम यहाँ पे तुमको बताएं STM इक्वल टू IGX, यानी कि हम बोल सकते हैं कि STM इक्वल टू IG और X, सारा एडिशन, ठीक है, याद रखना। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है जहाँ पे सेविंग, टैक्सेस, इंपोर्ट, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और एक्सपोर्ट ये बराबर हो जाते हैं इनके एडिशन। जैसे लीकेज अगर 100 है तो इंजेक्शन भी 100 रहेगा, तो अब इकोनॉमी क्या रहेगी, इकोनॉमी स्टेबल रहेगी। अगर इंजेक्शन ज़्यादा हो गया लीकेज से तो इसका मतलब ग्रोथ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। और लीकेज इंजेक्शन से ज़्यादा हो गया तो रिसेशन है, मतलब लोगों के पास इनकम आ ही नहीं रहा है, सिर्फ जा रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आई होप आपको लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। इसका PDF टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगा, और अगर लेक्चर पसंद आया तो कंटिन्यूसली बने रहें, हम ये जो साइकिल है इसको आगे बढ़ाते हुए जाएंगे। एंड लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ना करना भूलें। थैंक यू। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो मैक्रो मीन्स क्या होता है, लार्ज, यानी वोल इकोनॉमी। पूरे देश की इकोनॉमी को एक यूनिट की तरह स्टडी करना ही मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। जैसे नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी, ठीक है। मनी, एग्रीगेट डिमांड, डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती हैं। अगर हम बात करें तो डिफरेंस क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इट डील्स विथ इंडिविजुअल यूनिट एंड द इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन रिगार्डिंग द अलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। यानी हम यहाँ ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इंडिविजुअल यूनिट की बात हो रही है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं अगर हम, तो इट डील्स विद द एग्रीगेट और लार्ज स्केल यूनिट सच दैट द स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ एन इकोनॉमी, यहाँ पूरी इकोनॉमी की बात हो रही है। ग्रीक लेटर माइक्रो से यानी स्मॉल, और ग्रीक लेटर मैक्रो यानी लार्ज। ओके, इट अप्लाइज ऑन ऑपरेशनल और इंटरनल इशू, इट अप्लाइज ऑन इन्वायरमेंटल एंड एक्सटर्नल इशू, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि स्टॉक और फ्लो ये क्या होता है। अगर फ्लो की बात करें, जो टाइम पीरियड के साथ मेज़र होता है उसको हम फ्लो कहते हैं, जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेज़र होता है उसे स्टॉक कहते हैं। यूँ मान लें कि अगर मेरे पास 20 kg का एक सामान रखा हुआ है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पास ये 20 kg का सामान है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है, स्टॉक है। और फ्लो की बात करें तो मैंने अगर कहा कि एक मंथ में मेरे पास 500 करोड़ की पूरी कैश इनफ्लो और फ्लो हुई, तो दैट इज़ फ्लो, ठीक है। ये एक रिजिड पोजीशन पे रहता है और ये अनरिजिड होता है। एग्जाम्पल की बात करें, हर साल की इनकम, हर साल का इन्वेस्टमेंट और नेशनल इनकम हर साल का। इधर बात करें पूरी वेल्थ, कैपिटल और मनी इन हैंड, ठीक है। फ्लो का मतलब टाइम का फ्लो। नेक्स्ट आते हैं इकोनॉमिक टेरिटरी की बात करते हैं। कंट्री के अंदर और कंट्री के एम्बेसीज अब्रोड में जो है उसे इकोनॉमिक टेरिटरी में हम इंक्लूड करते हैं। जैसे जो इकोनॉमिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होता है वो फॉरेन एम्बेसीज होते हैं, UN ऑफिस होते हैं इंडिया के, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट बात करते हैं रेसिडेंट की। जो एक ईयर या ज़्यादा इकोनॉमिक इंटरेस्ट रखता हो किसी कंट्री में तो उसे हम वहाँ का रेसिडेंट बोलते हैं। जैसे इंडियन लिविंग इन इंडिया, फॉरेन वर्किंग इन इंडिया फॉर मोर ग्रेटर देन 1 ईयर। नॉन रेसिडेंट की बात करें तो जैसे टूरिस्ट, फॉरेन डिप्लोमेट्स, ये लोग, ठीक है। रेसिडेंट रुका हुआ 1 साल तक। नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर इनकम की।
तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से मिलने वाली इनकम को हम फैक्टर इनकम कहते हैं। जैसे लैंड से क्या मिलता है, रेंट, लेबर से क्या मिलता है, वेजेस, कैपिटल से क्या मिलता है, इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर से क्या मिलता है, प्रॉफिट। इसको हम व्रिप के फॉर्म में याद रखते हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, दैट इज फैक्टर इनकम। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसफर इनकम क्या होता है, जिसमें कोई सर्विस नहीं दी, जिसमें कोई सर्विस नहीं दी, जैसे पेंशन, स्कॉलरशिप, डोनेशन, ओल्ड एज पेंशन, ये आ तो रहा है बट इसके बदौलत हमें कोई भी सर्विस नहीं मिल रही है। पेंशन जो है उसका पैसा जो आता है उसके बदले में क्या कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, नहीं, तो सर्विस हमारी यहाँ नहीं मिलती है, दैट इज ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम इक्वल टू टुक बट डिडंट वर्क। नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी की, जो इनकम जनरेट करे उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं, जैसे प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, पैसा छापने वाली इनकम। नेक्स्ट बात करते हैं फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट्स गुड्स की। डायरेक्ट कंजप्शन के लिए जो यूज़ किए दैट इज़ फाइनल गुड्स, जैसे ब्रेड बाउट बाय कस्टमर, मोबाइल फ़ोन। इंटरमीडिएट गुड्स की बात करें तो उसको फर्दर प्रोड्यूस करना है, वो अभी डायरेक्ट कंज्यूमरेबल नहीं है, जैसे फ्लोर यूज्ड इन बेकरी, कॉटन फॉर क्लॉथ। फाइनल यानी फिनिश, इंटरमीडिएट यानी फिनिश और उसके बीच में, इंडोर के बीच में। नेक्स्ट आते हैं कंज्यूमर गुड्स की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स में दो गुड्स होते हैं, एक ड्यूरेबल गुड्स और एक नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स की बात करें तो लॉन्ग टाइम चलने वाला, जैसे टीवी, फ्रिज, कार। नॉन ड्यूरेबल गुड्स की बात करें जो जल्दी खत्म हो जाता है, जैसे मिल्क, ब्रेड, सोप। यूँ कह सकते हो ड्यूरेबल गुड्स में ड्यूरेबल रिलेशनशिप, नॉन ड्यूरेबल में तुम्हारी क्रश जो तुम्हें छोड़ के जल्दी चल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं कैपिटल गुड्स की, गुड्स जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करें, जैसे मशीन, टूल्स, फैक्ट्री बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें, ठीक है, जैसे कैपिटल इक्वल टू क्रिएट और प्रोड्यूस में जो यूज़ होता हो। नेक्स्ट बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, कैपिटल गुड्स पे किया गया खर्चा, जैसे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू फ्यूचर के लिए सेक्रीफाइस किया हुआ पैसा। डेप्रिसिएशन की बात करते हैं, कैपिटल गुड्स की वैल्यू घटना समय के साथ, समय के साथ किसी भी कैपिटल गुड्स यानी एसेट्स की वैल्यू घटना। डेप्रिसिएशन इक्वल टू दर्द प्लस पुराना। नेक्स्ट बात करते हैं सर्कुलर फ्लो की, इनकम से एक्सपेंडिचर हुआ, एक्सपेंडिचर से प्रोडक्शन हुआ, फिर प्रोडक्शन से दोबारा इनकम जनरेट हुआ, ठीक है, साइकिल ऐसी तरह चलता है पैसे का, जिसमें हमारी लीकेज और इंजेक्शन आती है, जो हमने प्रीवियस कार में डिस्कस कर चुका था। लीकेज में सेविंग, टैक्सेस, इंपोर्ट्स, इंजेक्शन में इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड एक्सपोर्ट, एसटीएम में लीकेज और आईजीएस में इंजेक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं रियल फ्लो और मनी फ्लो की। तो रियल फ्लो क्या होता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज के बिहाफ पे होता है। मनी फ्लो क्या होता है, जो मनी पेमेंट्स में होता है। रियल यानी गुड्स, मनी यानी पैसा। एग्रीगेट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आते हैं जो अभी हम लेटर डिस्कस करेंगे, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। नेक्स्ट बात करते हैं एनएफआईए यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ये क्या होता है, फॉरेन से आई हुई फैक्टर इनकम और फॉरेन को दी गई हुई इनकम, जब इनका डिफरेंस निकालते हैं तो हमें मिलता है नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड, यानी जितना पैसा आया है फॉरेन से और जितना पैसा गया है उसको अगर डिफरेंस निकालते हैं तो एनएफआईए मिलता है। एनएफआईए इक्वल टू इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रोड, इनकम पेड टू अब्रोड। फैक्टर इनकम मतलब यानी जैसे जो फैक्टर इनकम, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से इनकम जनरेट होती है, जैसे सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, अभी पढ़ के आया हमने एग्जाम्पल। इंडिया के लोग अब्रोड काम करके 1000 कमा रहे हैं, 100 कमा रहे हैं, फॉरेन लोग इंडिया में काम करके 70 कमा रहे हैं, तो 100 माइनस 70 इक्वल टू 30 पॉजिटिव, यानी एनएफआईए क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। बाहर से आई हुई इनकम यानी बाहर को गई हुई इनकम। नेक्स्ट बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। इकोनॉमी में टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किसी एक प्राइस लेवल पे, यानी टोटल डिमांड गुड्स और सर्विसेज का किसी एक प्राइस लेवल पे एग्रीगेट डिमांड कहलाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C प्लस I प्लस G, ठीक है। फॉर्मूला ओपन इकोनॉमी में क्या होता है, CIG प्लस इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। C मीन्स कंजप्शन, I मीन्स इन्वेस्टमेंट, G मीन्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट दैट इज नेट एक्सपोर्ट। यानी कंजप्शन में घर वाला खर्चा, इन्वेस्टमेंट में फर्म वाला खर्चा और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर। ट्रिक कैसे याद करेंगे, किक्स माइनस M यानी कि CIGX माइनस इम्पोर्ट इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि नेशनल इनकम आखिर होता क्या है। तो नेशनल इनकम वो होता है जिसमें एक साल में नॉर्मल रेसिडेंट ने जितने फाइनल एंड गुड्स सर्विसेज को प्रोड्यूस की है, उन सारे गुड्स एंड सर्विसेज की नेट वैल्यू फैक्टर कॉस्ट पे क्या है,
सिंपल लाइन में अगर हम कहें तो कंट्री के रेजिडेंट की एक साल की कमाई नेशनल इनकम कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कुछ बेसिक टर्म्स की, जैसे फाइनल गुड्स क्या होता है। जो डायरेक्ट कंजप्शन के लिए यूज़ होता है उसे हम फाइनल गुड्स कहते हैं। इसको हम दोबारा काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि हम एक बार अगर उसको यूज़ कर लिए हैं तो हम उसको दोबारा नहीं काउंट करते हैं, जैसे कि ब्रेड और कार और मोबाइल। याद रखने वाली बात है कि रॉ मटेरियल या फिर इंटरमीडिएट गुड्स कभी भी इंक्लूड नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स की, जो प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो। जैसे डबल काउंटिंग का रिस्क होता है, इसीलिए हम इसको नेशनल इनकम में नहीं यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल फ्लोर ब्रेड के लिए, स्टील कार के लिए। ट्रिक क्या है, इंटरमीडिएट को इग्नोर करना। नेक्स्ट बात करते हैं स्टॉक और फ्लो की। स्टॉक क्या है, जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हारे पास रहे, जैसे कि वेल्थ, कैपिटल। फ्लो क्या है, जो पीरियड ऑफ टाइम के साथ रहे, जैसे इनकम, इन्वेस्टमेंट। इनकम इक्वल टू फ्लो, वेल्थ इक्वल टू स्टॉक। डेप्रिसिएशन की बात समझते हैं, तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी भी एसेट्स की कैपिटल वैल्यू का घिस जाना, उसका वियर और टीयर हो जाना, जैसे मशीन पुरानी हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं डोमेस्टिक और नेशनल कॉन्सेप्ट की। तो डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, कंट्री के अंदर जो अर्न हुआ, सपोज ये तुम्हारी कंट्री है तो इसके अंदर जो भी जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर इनकम अर्न हुआ उसको हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। इसमें रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दोनों इंक्लूड होते हैं। फॉरेन कंपनी इंडिया में अर्न करे वो भी डोमेस्टिक कहलाएगी। ठीक है, जैसे अगर कोई कंपनी आके यहाँ पे अर्न कर रही है तो उसका जो इनकम जनरेट होगा वो भी हमारे डोमेस्टिक इनकम में ऐड होगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल इनकम की। तो सिर्फ रेसिडेंट की इनकम, यानी कि हमारे यहाँ जो लोग हैं सिर्फ उनकी इनकम, चाहे वो इनकम इंडिया में हो चाहे इनकम से बाहर हो इंडिया से। नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम की। फैक्टर इनकम क्या होता है, प्रोडक्शन के बदले इनकम मिलती है, यानी हमने कुछ प्रोडक्शन किया, प्रोड्यूस किया, उसके बदले जो इनकम मिली वो फैक्टर इनकम होती है, जैसे कि वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है इसको। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसफर इनकम की। बिना किसी प्रोडक्शन के जो इनकम जनरेट होती है उसे हम ट्रांसफर इनकम करते हैं, हम इसको इंक्लूड नहीं करते हैं नेशनल इनकम में, जैसे कि पेंशन, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, फ्री राशन, ये सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं होती हैं। नो प्रोडक्शन नो इनकम फॉर एनआई। नेक्स्ट बात करते हैं रिलेटेड एग्रीगेट्स की, और रिलेटेड एग्रीगेट में सबसे पहला आता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसका मतलब क्या हुआ, कंट्री के अंदर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट प्राइस पे, यानी कि जितने भी प्रोडक्शन कंट्री के अंदर फाइनल एंड गुड्स एंड सर्विसेज की हुई हैं वो मार्केट प्राइस पे, उसे हम बोलते हैं जीडीपी एमपी, जीडीपी इंडिया के अंदर प्रोडक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं जीएनपी एट मार्केट प्राइस, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। रेसिडेंट का टोटल प्रोडक्शन, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो अब्रॉड में हो, तो हम वहाँ पे नेशनल यूज़ करते हैं। जीएनपी एमपी से जीडीपी एमपी जाने के लिए हम जीडीपी एमपी प्लस एनएफआईए करते हैं। ठीक है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ग्रॉस जीएनपी जाना है एमपी पे, तो हमें क्या करना होगा, जीडीपी एमपी पे एनएफआईए ऐड कर देना होगा कि नेट फैक्टर इनकम, इंडिया से बाहर गई हुई इनकम और इंडिया में आई हुई इनकम कितना है, उसको ऐड कर देंगे हम। नेक्स्ट बात करते हैं एनएफआईए, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। एनएफआईए क्या होता है, इनकम अर्न बाय इंडिविजुअल इंडियंस अब्रोड और इनकम अर्न बाय फॉरेन इन इंडिया। उसका हम जब डिफरेंस निकालते हैं तो हमें नेट मिलता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। रेसिडेंट फोकस करेंगे नेशनल इनकम में। नेक्स्ट बात करते हैं एनडीपी एट मार्केट प्राइस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है, एक साल में देश के अंदर प्रोड्यूस हुई सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की टोटल मार्केट वैल्यू, जिसमें डेप्रिसिएशन माइनस कर दी जाती है और प्राइसेस ऑफ मार्केट प्राइस पर होती है। इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होता है, सब्सिडी एक्सक्लूड होता है, यानी कि एनडीपी एमपी क्या होता है, जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन होता है, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट की। तो एक साल में देश के अंदर प्रोड्यूस हुई सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की टोटल वैल्यू जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को मिलने वाली इनकम पर बेस्ड होती है, जिसमें इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड नहीं होता है और सब्सिडी ऐड होती है। जैसे जीडीपी एफसी से जीडीपी एमपी गए तो उसमें से इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस सब्सिडी कर दी है, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, दैट इज अवर नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम क्या है, टोटल इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर फ्रॉम प्रोडक्शन एक्टिविटीज। प्रोडक्शन एक्टिविटीज से जो हमने इनकम अर्न की है उसे हम फैक्टर कॉस्ट पे नेशनल इनकम कहते हैं। एनएनपीएफसी में एनएनपी एमपी से माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो हमको एनएनपीएफसी मिल जाएगा। ठीक है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज कॉल्ड नेशनल इनकम, याद रखना।
फिर बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी की। तो इनडायरेक्ट टैक्स जिसमें जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, मार्केट प्राइस बढ़ाता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। सब्सिडी जो गवर्नमेंट सपोर्ट करता है, प्राइस कम कर देती है। एमपी से एफसी जाने के लिए टैक्स माइनस और सब्सिडी प्लस करते हैं, याद रखना। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं वो देख लेते हैं, जैसे कि जीएनपी एमपी से जीडीपी एमपी में जाने के लिए हम एनएफआईए ऐड कर देंगे, फिर जीडीपी एमपी से एनडीपी एमपी जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, और एनएनपी एमसी जो होता है नेशनल इनकम। और ये जो ट्रिक है हमारे पास कि जीडीपी एमपी और एनएनपी एफसी, अगर हम ग्रॉस से नेशनल जा रहे हैं तो माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे, और अगर ऊपर जाएंगे तो प्लस डेप्रिसिएशन करेंगे। अगर डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे तो प्लस एनएफआईए करेंगे, और अगर ऊपर जाएंगे तो माइनस करेंगे। अगर एमपी से एफसी जाएंगे तो माइनस एनआईटी करेंगे, एफसी से एमपी जाएंगे तो प्लस एनआईटी करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर यहाँ फिनिश होता है, और लेक्चर पसंद आया तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ बेसिक टर्म्स की, जैसे कि नेशनल इनकम आखिर में होता क्या है। तो अगर नेशनल इनकम की बात करें तो एक अकाउंटिंग ईयर में कंट्री के रेसिडेंट द्वारा प्रोड्यूस की गई फाइनल गुड्स और सर्विसेज की नेट मनी वैल्यू जो फैक्टर कॉस्ट पर कैलकुलेट होती है। जैसे कीवर्ड अगर हम याद रखें तो अकाउंटिंग ईयर, रेसिडेंट्स हो और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हो, नेट वैल्यू हो, किस पे हो, फैक्टर कॉस्ट पे हो। क्यों हम स्टडी करते हैं नेशनल इनकम को? इकोनॉमी को, परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने के लिए, इंटर कंट्री कंपैरिजन देखने के लिए कि हमारी कंट्री दूसरे कंट्री से कितनी परफॉर्म अच्छी कर रही है, लिविंग स्टैंडर्ड जज करने के लिए, गवर्नमेंट प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग के लिए। तो इन सभी रीज़न से हम नेशनल इनकम को मेज़र करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर्कुलर फ्लो और नेशनल इनकम क्या होता है। सबसे पहले प्रोडक्शन होता है, उससे इनकम जनरेट होती है, उस इनकम से इनकम को स्पेंड किया जाता है। इसलिए नेशनल इनकम को टोटल 3 मेथड से हम मेज़र करते हैं। पहला है वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। These 3 methods give the same result as they measure the same flow at different stages. इन तीनों मेथड से अगर आप नेशनल इनकम निकालते हैं तो सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे पहले वैल्यू एडेड मेथड की, जिसको हम प्रोडक्ट मेथड और आउटपुट मेथड भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इस मेथड में इकोनॉमी के सभी प्रोड्यूसिंग यूनिट के द्वारा की गई वैल्यू एडिशन को ऐड करके जीडीपी निकाला जाता है। यानी कि जितने भी प्रोड्यूसिंग यूनिट हैं उनको ऐड करके हम जीडीपी निकालते हैं, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालते हैं। वैल्यू एडिड क्या होता है? वैल्यू एडिड मींस एडिशन टू द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल बाय प्रोड्यूसिंग यूनिट। उस रॉ मटेरियल में हमने क्या एडिशन किया प्रोड्यूसिंग यूनिट द्वारा, हम उसको वैल्यू एडिड कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? वैल्यू एडिड इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं वैल्यू एडिड मेथड को फाइंड करने का स्टेप क्या है। सबसे पहले प्रोड्यूसिंग यूनिट को आइडेंटिफाई करिए, जैसे कौन सा प्राइमरी सेक्टर में आता है, सेकेंडरी सेक्टर में आता है और टर्सरी सेक्टर में आता है। फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट को कैलकुलेट करिए, जैसे मार्केट वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज की क्या है जो प्रोड्यूस की गई है। फिर इंटरमीडिएट कंजप्शन को करिए, रॉ मटेरियल, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी। फिर वैल्यू एडेड को हम वहाँ पे निकालते हैं, जिसमें हम वैल्यू आउटपुट को इंटरमीडिएट कंजप्शन से माइनस कर देते हैं और ऐड करते हैं वैल्यू एडेड को ऑल यूनिट में, जिससे कि हमको जीडीपी एट मार्केट प्राइस मिलता है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा स्टेप था, यानी पहले प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर को आइडेंटिफाई करना, फिर मार्केट वैल्यू निकालना, फिर इंटरमीडिएट कंजप्शन निकालना, फिर वैल्यू एडेड निकालने के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन करना और जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या हुआ? एक अकाउंटिंग ईयर में प्रोड्यूस हुए फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मनी वैल्यू क्या है, उसे हम वैल्यू ऑफ आउटपुट कहते हैं। अगर सब आउटपुट बिक गया तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या हो जाता है? सेल्स हो जाता है। अगर अनसोल्ड है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट को क्या बोलते हैं हम? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। यानी चेंज इन स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। याद रखना, वैल्यू ऑफ आउटपुट को कैसे निकालते हैं? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन की। मीनिंग क्या है? प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होने वाले गुड्स एंड सर्विसेज जो फर्दर रीसेल या प्रोड्यूस के लिए होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल, फ्यूल, पावर, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, इनको हम इंक्लूड नहीं करते हैं फाइनल गुड्स और कैपिटल गुड्स में। नेक्स्ट बात करते हैं फाइनल गुड्स क्या होता है। फाइनल गुड्स वो होते हैं जो कंज्यूमर के लिए होते हैं, डायरेक्टली कंज्यूम होते हैं। ये कैपिटल फॉर्मेशन के लिए यूज़ होते हैं, एग्जाम्पल ब्रेड फॉर हाउस होल्ड, मशीनरी, फ्यूचर,
और सिर्फ फाइनल गुड्स को हम इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में, ये बात हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डबल काउंटिंग। वेरी इंपॉर्टेंट डबल काउंटिंग पूछता है क्या होता है। तो जब इंटरमीडिएट गुड्स को फाइनल गुड्स के साथ ऐड कर दिया जाता है, एग्जाम्पल वीट को फ्लोर के साथ और ब्रेड बनाया जाता है, तो सोल्यूशन क्या होता है, तो उसमें हम डबल काउंटिंग कर लेते हैं, आइदर काउंट फाइनल गुड्स और काउंट वैल्यू एडेड ईच स्टेट। जैसे मतलब हम बताते हैं, जैसे कि मान लो 1 + 2 + 3 करके हमने कुछ फाइनल गुड्स बनाया, तो नेशनल इनकम में बोलता है या तो आप इसको उठाइए, ठीक है, और या तो इन सभी को उठाइए। तो अगर हम इन पूरे को उठाएंगे तो यहाँ पे डबल काउंटिंग हो जाता है, समझे बात को। तो नेशनल इनकम में बोलता है या तो आप फाइनल गुड्स को उठाइए, या तो जितने इंटरमीडिएट गुड्स आपने ऐड किए हैं आप उसको ले लीजिए। तो ये बात वो बोलता है, ठीक है। अगर हम पूरा ले लेते हैं तो डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम आ जाता है। फिर बात करते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को कैसे ट्रीट करते हैं। नॉर्मली इंपोर्ट को इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि वो इंटरमीडिएट कंजप्शन में ऑलरेडी होते हैं। इंक्लूड जब करते हैं जब डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए उसको यूज़ किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना कि इंपोर्ट को कब इंक्लूड किया जाता है, वो जब हम डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए यूज़ करते हैं। एक्सपोर्ट की बात करते हैं, सेल्स का पार्ट होता है इसलिए अलग से ऐड करते हैं, अलग से ऐड नहीं करते हैं, सॉरी। नेक्स्ट बात करते हैं कौन कौन से प्रिकॉशन हैं जो हमको वैल्यू एडेड में ध्यान रखने होंगे कि इंटरमीडिएट गुड्स को एक्सक्लूड करना है, सेकेंड हैंड गुड्स को एक्सक्लूड करना है, कमीशन ऑन सेकेंड हैंड गुड्स को इंक्लूड करना है, सेल्फ कंज्यूम आउटपुट को इंक्लूड करना है, इम्प्यूटेड रेंट को इंक्लूड करना है, चेंज इन स्टॉक को इंक्लूड करना है, फ्री सर्विसेज बाय गवर्नमेंट को एक्सक्लूड करना है, पेड सर्विसेज को इंक्लूड करना है। यानी ये इंक्लूड होगा, 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 बाकी सब माइनस होगा, ठीक है, एक्सक्लूड होगा। समझे बात को। नेक्स्ट बात करते हैं मेथड 2 यानी इनकम मेथड। फैक्टर इनकम मेथड डिस्ट्रीब्यूटिव, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड भी कहते हैं। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी पूछ लेता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड। तो मीनिंग ऑफ इनकम मेथड के बारे में जानते हैं। इस मेथड में इकोनॉमी के रेसिडेंट को मिलने वाली फैक्टर इनकम को ऐड करके नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है। याद रखना कि फैक्टर इनकम से जो इनकम मिला है हमको, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जो इनकम मिला है उसमें हम नेशनल इनकम ऐड करके नेशनल इनकम निकालते हैं। नेशनल इनकम इक्वल टू कंजप्शन, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या होता है। सॉरी, ये हम ऊपर बताना भूल गए, ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय होता है। नेक्स्ट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय की बात करते हैं। एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को किया गया पेमेंट, दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेज एंड सैलरी इन काइंड, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ पेंशन। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर देता हूँ। एक्सक्लूड क्या करते हैं, एम्प्लॉयर ओन कंट्रीब्यूशन एक्सक्लूड होता है, बिजनेस एक्सपेंस रीइंबर्समेंट ये भी एक्सक्लूड होता है, ठीक है। ये तीन चीज़ याद रखना कि सैलरी इन कैश, सैलरी इन काइंड, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ पेंशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रेंट एंड रॉयल्टी की। रेंट, लैंड और बिल्डिंग का जो पेमेंट मिलता है। रॉयल्टी, सब सॉइल एसेट्स, कोल, ऑयल, गैस, ये सब की रॉयल्टी मिलती है। इम्प्यूटेड करते हैं रेंट में, सेल्फ ओन हाउस इंक्लूड नहीं होता है, सॉरी इंक्लूड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरेस्ट की, तो इंक्लूड किया जाता है इसको, इंटरेस्ट ऑन प्रोडक्टिव लोन, और एक्सक्लूड किया जाता है किस पे, नहीं लेते हैं, कंज्यूमर लोन्स पे और गवर्नमेंट पब्लिक डेट पे, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉफिट की, तो एंटरप्रेन्योर का इनकम इंक्लूड होता है, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को हम एंटरप्रेन्योर के इनकम में ऐड करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि इनकम मेथड को यूज़ करते वक्त क्या क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए। ट्रांसफ़र इनकम एक्सक्लूड होता है, जैसे कि पेंशन और स्कॉलरशिप। ट्रांसफ़र इनकम में मतलब कोई भी सर्विसेज वहाँ पे नहीं बनती हैं। विंडफॉल गेन्स एक्सक्लूड होती है, जैसे लॉटरी। कैपिटल गेन एक्सक्लूड होती है, सेकेंड हैंड गुड्स का सेल एक्सक्लूड होता है, और इम्प्यूटेड रेंट इंक्लूड होता है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड मेथड की, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। मीनिंग ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड क्या है, इस मेथड में इकोनॉमी के फाइनल एक्सपेंडिचर को ऐड करके नेशनल इनकम आता है। यानी कि एक में हम आउटपुट निकालें, एक में फैक्टर इनकम निकालें, अब एक में एक्सपेंडिचर निकालेंगे, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर को ऐड करके नेशनल इनकम निकालते हैं एमपी यानी मार्केट क्रॉस पे, जैसे कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग और नेट एक्सपोर्ट, ठीक। फिर बात करते हैं कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो पहला है पीएफसीई यानी प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड का कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सैलरी, डिफेंड, एजुकेशन और नेट एक्सपोर्ट यानी एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट।
फिर क्या क्या प्रिकॉशन इसमें रखेंगे, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर को एक्सक्लूड करेंगे, ट्रांसफर पेमेंट एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है, सेकेंड हैंड गुड्स को एक्सक्लूड करेंगे, फाइनल ट्रांजेक्शन एक्सक्लूड करेंगे, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल इनकम की, दैट इज लास्ट। डोमेस्टिक इनकम प्रोडक्शन विद इन कंट्री, नेशनल इनकम रेजिडेंट इनकम इंडिया प्लस अब्रोड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर हुआ ख़त्म और हमने 3 मेथड के बारे में जान लिया और उसमें क्या क्या ऐड होता है, क्या क्या नहीं ऐड होता है, ठीक है। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं मनी से। मनी की अगर बात करते हैं तो मनी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। मनी को एक ऐसी चीज़ की तरह यूज़ किया जाता है जिसमें हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज वैल्यू को मेज़र करने के लिए, वैल्यू को फ्यूचर स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी कि एक अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसका मीडियम क्या होना चाहिए एक्सचेंज के लिए, कि दूसरे व्यक्ति से हम किस तरीके से एक्सचेंज करें, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए और उसके लिए हम फ्यूचर स्टोर क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। सिंपल वर्ड्स में कहें तो मनी वो चीज़ है जिससे लोग पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, जैसे करेंसी, नोट्स, कॉइन्स, डिमांड डिपॉजिट, बैंक बैलेंस एक्सेट्रा। इवोल्यूशन ऑफ मनी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आया बार्टर सिस्टम, यानी गुड्स के बदले गुड्स। प्रॉब्लम क्या हुई, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होने लगी, मतलब कि आपकी सेटिस्फेक्शन और हमारी सेटिस्फेक्शन जरूरी नहीं है कि सेम गुड से पूरी हो सके। वैल्यू ऑफ मेज़र नहीं थी और स्टोर वैल्यू नहीं थी। फिर आता है कमोडिटी मनी, जिसमें हम गोल्ड, सिल्वर, कैटल, सॉल्ट, ये सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं, जिसमें हैवी रिस्क था। मेटेलिक मनी आता है जिसमें गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स आते हैं। फिर आता है पेपर मनी जिसमें करेंसी नोट्स आते हैं और इसको इशू कौन करता है, आरबीआई। फिर आता है क्रेडिट मनी जैसे कि चेक्स, डिमांड डिपॉजिट, कार्ड्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट बात करते हैं मनी के फंक्शन की, जिसमें सबसे पहला फंक्शन यानी प्राइमरी फंक्शन होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग के लिए ईजी हो जाता है, हम किसी भी चीज़ को बाय करने के बदले मनी देते हैं। बार्टर की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मेजर ऑफ वैल्यू, गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू मनी के टर्म में एक्सप्रेस होती है। नेक्स्ट सेकेंडरी फंक्शन की बात करते हैं तो 3 फंक्शन होता है, स्टोर वैल्यू, डेफरेड पेमेंट्स, ट्रांसफर वैल्यू। पैसे फ्यूचर के लिए सेव कर लेते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ डिफरेंट पेमेंट्स में लोन, ईएमआई, सैलरी। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू में एक जगह से दूसरी जगह वैल्यू को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्टीजेंट फंक्शन की, बेसिस ऑफ क्रेडिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी एंड प्रॉफिट। इन सभी चीज़ों के लिए हम एज अ मनी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मनी के सेकेंडरी फंक्शन की, जो कि स्टोर ऑफ वैल्यू। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ मनी की। तो टाइप्स ऑफ मनी में सबसे पहला आता है लीगल टेंडर मनी, वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ मनी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लीगल टेंडर मनी, लॉ के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट करना कंपलसरी, एग्जाम्पल नोट्स और कॉइन्स। फियाट मनी, वैल्यू गवर्नमेंट ऑर्डर से चलती है, कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। फिड्यूसरी मनी, ट्रस्ट पर बेस्ड होती है, जैसे कि चेक, डिमांड डिपॉजिट एक्सेट्रा। नेक्स्ट बात करते हैं मनी सप्लाई की, वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमी में किसी पर्टिकुलर टाइम पर अवेलेबल टोटल मनी मनी सप्लाई कहलाता है। मेजर ऑफ मनी सप्लाई आरबीआई के अकॉर्डिंग M1, M2, M3 से करते हैं, जिसमें M1 नैरो मनी कहलाता है। इसमें करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, ठीक है। करेंसी पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। सबसे लिक्विड फॉर्म होता है M1, याद रखना कि M1 जो होता है वो सबसे लिक्विड होता है। फिर M2 की बात करते हैं तो M2 में M1 ऐड हो जाएगा और प्लस सेविंग डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो होती है वो हो जाएगा। फिर M3 आता है जिसको कि हम ब्रॉड मनी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें M1 तो रहता ही है लेकिन इसके साथ साथ टाइम डिपॉजिट बैंक के साथ हो जाता है। इंडिया में ऑफिशियली मनी सप्लाई M3 से मेज़र किया जाता है। M4 की बात करते हैं, M4 में M3 आता है और सारे डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस के थ्रू आते हैं, तो ये याद रखना कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डिमांड फॉर मनी, यानी मनी डिमांड। डिमांड फॉर मनी का मतलब है कि लोग पैसा क्यों रखते हैं। मोटिव्स ऑफ डिमांड फॉर मनी किन्स के अकॉर्डिंग क्या थी, तो ट्रांजैक्शन मोटिव, डेली एक्सपेंस के लिए, जैसे इनकम बढ़ा ट्रांजैक्शन डिमांड बढ़ गया। प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए, इमरजेंसी के लिए, इनकम बढ़ा प्रिकॉशनरी डिमांड बढ़ गया। स्पेक्यूलेटिव मोटिव के लिए, बॉन्ड में इन्वेस्ट या मनी होल्ड करना,
जैसे इंटरेस्ट रेट घटा, स्पेक्युलेटिव डिमांड बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ा, स्पेक्युलेटिव डिमांड घट गया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आप कोई लोन लेने चाहते हैं, अगर उस पर इंटरेस्ट बढ़ जाए तो आप उस पर खर्च ज़्यादा नहीं करेंगे, तो वही डिमांड की वो बात कर रहा है। फिर बात करते हैं लिक्विडिटी ट्रैप की। तो जब इंटरेस्ट रेट बहुत लो हो, लोग फ्यूचर में रेट बदलने का एक्सपेक्टेशन रखें, लोग बॉन्ड्स नहीं खरीदते हैं। इस सिचुएशन में मॉनेटरी पॉलिसी इनफेक्टिव हो जाती है। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेट लो था तो लोग अपने डिमांड को कम कर दिए उसके वजह से, जिसके वजह से मॉनेटरी पॉलिसी इनफेक्टिव हो जाती है। फिर बात करते हैं कमर्शियल बैंक की। इसका फंक्शन क्या है? कमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं जहाँ पे हम डेली बेसिस पे विथड्रॉ और सेविंग कर सकते हैं। इसका पहला फंक्शन है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, जैसे डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन जैसे कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, लोन्स। ओवरड्राफ्ट को याद रखना कि करेंट अकाउंट में मिलता है, जिसमें हम एग्जिस्टिंग अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक। फॉर्मूला क्या होता है? टोटल क्रेडिट इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/LRR। ठीक है, LRR इक्वल टू CRR प्लस SLR, ये फॉर्मूला होता है। प्रोसेस क्या है? बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, कुछ रिजर्व रखता है, बैंक लोन दे देता है, लोन डिपॉजिट हो, रीडिपॉजिट होता है, साइकिल कंटिन्यू चलता है। 100 रुपये तुमने डिपॉजिट रखा, इसमें से तुमने 50 रुपये मार्केट में उतारा, इसको लोन दे दिया, इससे तुमको 55 रुपये मिला। फिर ये प्रोसेस पूरा ऐसे चलता रहता है। तो इसको क्या कहते हैं? क्रेडिट क्रिएशन, यानी पैसे से पैसा बनाना, मनी मल्टीप्लाई टर्म्स क्रिएट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं RBI की। RBI का फंक्शन क्या है? तो इशू ऑफ करेंसी, जैसे कि 2 से 2000 तक के नोट्स, 1 रुपये का नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बैंकर टू द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट को अकाउंट हैंडल करना, लोन्स एंड पेमेंट्स देना गवर्नमेंट को, बैंकर्स बैंक, कमर्शियल बैंक के लिए लेंडर और लास्ट रिजॉर्ट पास करना, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करना। क्रेडिट कंट्रोल मेथड क्या है RBI के? तो जिसमें 2 मेथड आते हैं, क्वांटिटेटिव मेथड्स और क्वालिटेटिव मेथड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। क्वांटिटेटिव मेथड्स की बात करते हैं जिसमें बैंक रेट, रिजर्व रेपो रेट, SLR, रेपो रेट और CRR आता है। बैंक रेट की बात करें तो RBI का लेंडिंग रेट होता है, रेट बढ़ा क्रेडिट घटा। रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो बैंक्स RBI को लोन देते हैं, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा लिक्विडिटी कम हो जाती है। रेपो रेट की बात करें, RBI बैंक को शॉर्ट टर्म लोन देता है, रेपो रेट बढ़ा क्रेडिट घट जाएगी मार्केट में। SLR की बात करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट, अगर SLR बढ़ा तो क्रेडिट कम हो जाएगी क्योंकि पैसा वाइप आउट हो जाएगा मार्केट से। CRR, बैंक का कैश RBI के पास कुछ पोजीशन रखना, CRR बढ़ा क्रेडिट कम हो जाएगा क्योंकि बैंक मार्केट से निकाल के CRR RBI को देने लगेगा। तो जब यहाँ मार्केट में एक गैप फिल हुआ तो यहाँ से सकआउट होने लगा तुम्हारा पैसा। क्वालिटेटिव मेथड में मोरल सुसेशन, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल और क्रेडिट राशनिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना। ये 1 शॉट था और ये हम जो भी चैप्टर कर रहे हैं ये रिवीजन के बेसिस पे कर रहे हैं, इस बात का याद रखना। हम इसको पढ़ा नहीं रहे, ये रिवीजन के बेसिस पे कर रहे हैं कि एक क्विक मैप बन जाए तुम्हारे सामने कि इस चैप्टर में क्या था, जिसको तुम पढ़ के इमीडिएट एग्जाम देने चल जाओ। ठीक है, थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट की ओर। सबसे पहले बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड की। आराम से समझेंगे, प्रॉपर तरीके से समझेंगे एग्रीगेट डिमांड होता क्या है। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है? एक इकोनॉमी में एक गिवन टाइम पीरियड और गिवन प्राइस लेवल पर फाइनल गुड्स और सर्विसेज की टोटल डिमांड क्या है। मतलब कि एक इकोनॉमी के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर पीरियड, एक पर्टिकुलर प्राइस पे उस प्रोडक्ट, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड क्या है। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो इकोनॉमी का टोटल एक्सपेंडिचर ही एग्रीगेट डिमांड होता है। अगर हम इसके फॉर्मूला की बात करें तो ओपन इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड C + I + G + इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट होता है, और क्लोज्ड इकोनॉमी में C + I + G। ठीक है, अभी हम इन कंपोनेंट्स को भी समझेंगे, लेकिन ये समझ लें कि ओपन इकोनॉमी जहाँ पे हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी जो हमारे कंट्री के जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर होता है। अब कुछ कंपोनेंट्स के बारे में समझते हैं। जैसे एग्रीगेट डिमांड में C का मतलब होता है कंजप्शन, यानी एक पर्टिकुलर इनकम लेवल पे कितना लोग कंजप्शन करते हैं। फिर इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर, और नेट एक्सपोर्ट यानी इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। फिर बात करते हैं कंजप्शन डिमांड यानी C की। ये क्या होता है? हाउस होल्ड के द्वारा फाइनल गुड्स और सर्विसेज पर किया गया खर्च कंजप्शन डिमांड कहलाता है। इसमें खाना, कपड़े, एजुकेशन, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट जैसे एक्सपेंसेस शामिल होते हैं। याद रहे, शेयर्स, बॉन्ड्स और ओल्ड गुड्स इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट समझते हैं कंजप्शन फंक्शन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के रिलेटेड से याद रखना। कंजप्शन फंक्शन कंजप्शन इनकम पर डिपेंड करता है, राइट। अगर मेरा कंजप्शन इनकम अच्छा हो रहा है तो हो सकता है मैं उसके अकॉर्डिंग कंजप्शन करूं। तो फॉर्मूला क्या होता है कंजप्शन फंक्शन का, a प्लस बी प्लस वाई। समझते हैं ये क्या होता है। अगर यहाँ पे हम a की बात करते हैं तो ये होता है ऑटोनोमस कंजप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑटोनोमस कंजप्शन क्या होता है, देखो अगर हम जीरो इनकम पे भी हैं, यानी मेरी इनकम जीरो है, तो भी एक पर्सन जो है वो अपने रोटी कपड़े मकान या कुछ भी चीज़ के लिए एक नॉर्मल सी कंजप्शन तो करेगा ही। सपोज 10 यूनिट करता है, इस 10 कंजप्शन किए बिना वो रह नहीं सकता है। इसलिए जो जीरो लेवल इनकम पे जो कंजप्शन होता है उसे हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन, यानी इनकम जीरो होने पर भी कंजप्शन होता है। बी क्या होता है, एम्पेसी, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। वाई क्या होता है, इनकम। ऑटोनोमस कंजप्शन का मतलब है मिनिमम कंजप्शन जो इनकम जीरो होने पर भी या सेविंग से होता है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इनकम के बढ़ने पर कंजप्शन में होने वाले चेंज को हम एमपीसी कहते हैं। जैसे एमपीसी को हम बात करते हैं चेंज इन कंजप्शन और चेंज इन इनकम, ठीक है। एमपीसी की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। एमपीसी ज़्यादा होने पर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होती है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि जब भी एमपीसी ज़्यादा है तो एग्रीगेट डिमांड भी ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। टोटल इनकम का वो हिस्सा जो कंजप्शन पे खर्च होता है उसे एपीसी कहते हैं, यानी टोटल कंजप्शन अपॉन में टोटल इनकम। इनकम बढ़ने पर एपीसी घट जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। लो इनकम पर एपीसी 1 से ज़्यादा हो सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। हाई इनकम पर एपीसी 1 से कम होता है, याद रखना ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इनकम बढ़ने पर एपीसी घट जाता है, लो इनकम पे एपीसी 1 से ज़्यादा हो सकता है, हाई इनकम पर एपीसी 1 से कम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेविंग की। इनकम का वो पार्ट जो यूज़ नहीं होता है, यानी उसको हम सेविंग कर लेते हैं। तो सेविंग मतलब इनकम माइनस कंजप्शन। सेविंग फंक्शन क्या होता है, जो सेविंग फंक्शन में हम बात करें तो माइनस ए प्लस 1 माइनस बी और इनकम, ये फॉर्मूला होता है, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इनकम पे बढ़ने पर सेविंग में होने वाले चेंज, यानी कि इनकम में बढ़ने पर सेविंग, वहाँ कंजप्शन था एमपीसी, यहाँ सेविंग है, तो सेविंग का क्या चेंज हो रहा है इनकम पे, उसे हम एमपीएस कहते हैं। इंपॉर्टेंट रिलेशन याद रखना, हमेशा एमपीसी और एमपीएस मिलकर क्या होते हैं, 1 हो जाते हैं, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इन्वेस्टमेंट डिमांड की। तो फर्म्स के द्वारा कैपिटल गुड्स जैसे मशीनरी, फैक्ट्री, बिल्डिंग, टूल्स पर किया गया एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट कहलाता है। इन्वेस्टमेंट 2 टाइप के होते हैं, एक ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है जो इनकम पर डिपेंड करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। ऑटोनोमस इनकम जो इनकम पर डिपेंड करता है। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जो इनकम पर डिपेंड, सॉरी, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो होता है जो इनकम पर डिपेंड नहीं करता है, और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जो इनकम पर डिपेंड करता है, ठीक है। आगे चलते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, यानी जी की। गवर्नमेंट का फाइनल गुड्स और सर्विसेज पर किया गया खर्च गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहलाता है। इसमें रोड, स्कूल, हॉस्पिटल, डिफेंस, ये सारी चीज़ों के खर्चे शामिल होते हैं। याद रहे पेंशन और स्कॉलरशिप जैसे ट्रांसफर पेमेंट इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नेट एक्सपोर्ट की, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का डिफरेंस नेट एक्सपोर्ट कहलाता है। नेट एक्सपोर्ट यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट माइनस, एक्सपोर्ट ज़्यादा होने पर एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट, और इंपोर्ट ज़्यादा होने पर एग्रीगेट डिमांड कम होती है, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड कर्व की। एग्रीगेट डिमांड कर्व प्राइस लेवल और आउटपुट के बीच इन्वर्स रिलेशन दिखाता है, यानी जो भी एग्रीगेट डिमांड का कर्व बनता है उसमें एक आउटपुट रिलेशन जो होता है वो इन्वर्स होता है, ये याद रखना, इन्वर्स होता है, ठीक है। और ग्राफ रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो वाई एक्सिस पे प्राइस लेवल होता है और एक्स एक्सिस पर इनकम लेवल होता है, याद रखना। एग्रीगेट डिमांड कर्व लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, ये भी याद रखना कि जो इसका स्लोप होता है वो लेफ्ट से राइटवर्ड डाउन स्लोप होता है। 3 मेन रीजन होते हैं, एक प्राइस इफेक्ट, एक इंक्रीज रेट इंटरेस्ट रेट इफेक्ट और रियल इनकम, ये पूछता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं इंक्रीज और डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, क्यों इंक्रीज और डिक्रीज होता है। एग्रीगेट डिमांड में चेंज होने पर कर्व शिफ्ट होती है, स्लोप चेंज नहीं होता है। एग्रीगेट डिमांड बढ़ने पर कर्व राइट साइड शिफ्ट होती है, इसके रीजन होते हैं कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट में इंक्रीज। एग्रीगेट डिमांड घटने पर कर्व लेफ्ट साइड शिफ्ट होती है, इसके रीजन होते हैं टैक्स इंक्रीज होना, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होना, इंपोर्ट इंक्रीज और इंक्रीज डिफरेंस, ये पूछता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट बात करते हैं डिफिसिट डिमांड की। जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम होती है तो उसे डेफिसिट डिमांड कहते हैं, यानी एडी इज लेस देन एएस।
इसके इफेक्ट अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, डिफ्लेशन बढ़ता है, लो प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट, कैसे करेक्ट कर सकते हैं एक्सेस और डेफिसिट डिमांड को। एक्सेस और डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट दो तरह के पॉलिसीज यूज़ करता है। एक मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई यूज़ करती है, जिसमें बैंक, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर होता है, और एक फिजिकल पॉलिसी जिसमें टैक्स पॉलिसी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड बजट होता है। इन्हीं चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि इसके इफेक्ट क्या होते हैं, और वहाँ पे कुछ ग्राफ्स को भी देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट और टैक्स रेट और कट रेट की वजह से जो ग्राफ हैं वो कैसे चेंज होते हैं, और इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है। तो इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर जो अपलोड करूँगा उसमें वो सारे टॉपिक्स को मैं अच्छे से समझाऊँगा। ठीक है, अब तक के लिए थैंक यू। आज हम इस चैप्टर को डिटेल में समझेंगे कि क्या कैसे है। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन की। ठीक है, तो अगर हम बात करें इनकम डिटर्मिनेशन की, तो इनकम डिटर्मिनेशन का मतलब होता है इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम लेवल को इनकम का डिटर्मिनेशन देना। ठीक है, जैसे सिंपल शब्दों में समझें तो जिस लेवल पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई होती है इक्वल, वही इक्विलिब्रियम होता है। अगर एग्रीगेट डिमांड की बात करें, एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी का टोटल एक्सपेंडिचर होता है, जैसे कि C+I क्लोज्ड इकोनॉमी में, और एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है इकोनॉमी में टोटल आउटपुट या इनकम, जैसे इनकम। तो ये हम चीज़ें पढ़ चुके हैं पहले भी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं इन सभी चीज़ों को। कंडीशन क्या होगी इक्विलिब्रियम की, कि एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर होगा, एग्रीगेट सप्लाई के, या फिर कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट किसके बराबर होगा, इनकम के। नेक्स्ट बात करते हैं इनकम डिटर्मिनेशन अंडर टू सेक्टर मॉडल। इस मॉडल में सिर्फ दो सेक्टर होते हैं, एक हाउस होल्ड होता है और एक फर्म होता है। इसमें जो एडी होता है यानी एग्रीगेट डिमांड जो होता है वो कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट होता है, और एग्रीगेट सप्लाई सिर्फ इनकम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अजम्पशन क्या लेंगे हम, इकोनॉमी क्लोज्ड होनी चाहिए, गवर्नमेंट सेक्टर नहीं होना चाहिए, प्राइस कांस्टेंट होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस होना चाहिए, सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक्सांट होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कंजप्शन फंक्शन की। कंजप्शन फंक्शन इनकम पर डिपेंड करता है, राइट, A+BY। यहाँ पे ए जो होता है ये ऑटोनोमस कंजप्शन होता है, यानी कि एक लेवल पे जो कंजप्शन विदाउट इनकम होता है उसे ऑटोनोमस कंजप्शन कहते हैं, ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। बी जो होता है MPC होता है, और वाई जो होता है इनकम होता है। कंजप्शन फंक्शन याद करना, C=A+BY। फिर नेक्स्ट बात करते हैं सेविंग फंक्शन क्या होता है। सेविंग इनकम का वो पार्ट होता है जो कंज्यूम नहीं होता है, जैसे इनकम माइनस कंजप्शन। सेविंग फंक्शन क्या होता है, -A+1 - ब्रैकेट में। नेक्स्ट बात करते हैं इनकम डिटर्मिनेशन यूजिंग AD एंड AS अप्रोच। इक्विलिब्रियम इनकम वहाँ होता है जहाँ पे AD कर्व और AS कर्व इंटरसेक्ट करते हैं। ग्राफ पे हम X पर इनकम और Y पर एग्रीगेट डिमांड शो करते हैं। जिस पॉइंट पे AD और AS होता है वही इक्विलिब्रियम होता है, यानी कि AD = AS। तो ग्राफ में देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, AD हमारा कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, और 45 डिग्री का लाइन जो है वो हमारा AS है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं इनकम डिटर्मिनेशन यूजिंग सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम तब होती है जब सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है। याद रखना, सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है। जैसे सेविंग और इन्वेस्टमेंट को हमने एक्स एक्सिस पे दिखाया। इन्वेस्टमेंट हमारा मान लो कि प्रॉपर एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट था, ठीक है, हमारा सेविंग कुछ नहीं था, वहाँ से धीरे धीरे ये सेविंग इंक्रीज हुआ। तो जिस लेवल पे इन्वेस्टमेंट और सेविंग मिल जाएगा उस लेवल पे हम क्या कहेंगे कि हमारा इनकम डिटर्मिनेशन इक्विलिब्रियम लेवल पे है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड की। डेफिसिट डिमांड जब होता है जब AS और AD यानी AS और AD में AS ग्रेटर देन होता है AD से, इसी आउटपुट पर एम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है। एक्सेस डिमांड जब AD और ग्रेटर देन AS होता है, इस इन्फ्लेशन और प्राइस राइज होता है। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है, और जब एक्सेस डिमांड होता है तो इन्फ्लेशन और प्राइस राइज होता है। ये कंडीशन है, याद रखना है, देखो यहाँ पे, ठीक है, एक कंडीशन है जहाँ पे AD इज ग्रेटर देन AS, और एक कंडीशन है जहाँ पे AS इज ग्रेटर देन कंडीशन। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इस कंडीशन, इसके बीच के गैप को हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड, एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड। फिर बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का मतलब होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट में चेंज होने पर इनकम में होने वाला मल्टीपल चेंज, यानी कुछ इन्वेस्टमेंट में चेंज होने की वजह से जो इनकम पे चेंज आया उसे हम मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट कहते हैं। डेफिनेशन क्या है, मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट। याद रखना, चेंज इन इनकम टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में थोड़े से चेंज से इनकम में जितना चेंज होता है उसे मल्टीप्लायर कहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीप्लायर एंड एमपीसी के बारे में। मल्टीप्लायर का एमपीसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, k इक्वल टू 1/1 एमपीसी इसका फॉर्मूला होता है, याद रखना, k इक्वल टू 1/1 एमपीसी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीप्लायर और एमपीएस। एमपीएस के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है, उसके साथ डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब कि मल्टीप्लायर बढ़ा तो एमपीसी भी बढ़ेगा, और एमपीएस का इन्वर्स रिलेशन होता है, यानी k इक्वल टू 1 में एमपीएस, इन्वर्स रिलेशन। फिर बात करते हैं कैसे वर्किंग काम करता है मल्टीप्लायर। तो मान लो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, ठीक, इससे इनकम बढ़ेगी, फिर इनकम बढ़ाने से लोगों की कंजप्शन बढ़ेगी, फिर कंजप्शन बढ़ाने से और इनकम जनरेट होगी। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल नहीं हो जाता। यानी गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, उस इन्वेस्टमेंट से इनकम बढ़ा, फिर उस इनकम से कंजप्शन बढ़ा, और ये प्रोसेस तब तक चलता जाएगा जब तक ये इन्वेस्टमेंट के बराबर ना हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लीकेज और इंजेक्शन की। लीकेज और सेविंग, देखो लीकेज मतलब सेविंग, इंजेक्शन मतलब इन्वेस्टमेंट। मल्टीप्लाई प्रोसेस तब तक रुकता है जब जाके लीकेज और इंजेक्शन बराबर हो जाते हैं, यानी सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर की बात करते हैं। एमपीसी ज़्यादा होने पर मल्टीप्लायर ज़्यादा होता है क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, तो एमपीएस ज़्यादा होने पर मल्टीप्लायर कम होता है क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है, ये भी हम पढ़ें। एक्सट्रीम केसेस, एमपीसी अगर 1 है तो मल्टीप्लायर इन्फिनाइट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। एमपीसी अगर 0 है तो मल्टीप्लायर 1 होगा, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट लास्ट की, मल्टीप्लायर का इंपॉर्टेंस क्या है। तो गवर्नमेंट पॉलिसी में हेल्पफुल होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक प्लानिंग में यूजफुल होना। लिमिटेशन क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में अप्लाई नहीं होता है, एक्सेस कैपेसिटी ना हो, कम नहीं करता है, टाइम लग जाता है, एमपीसी कांस्टेंट रहना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। चलो थैंक यू। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर बहुत छोटा होगा और एक्यूरेट होगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं एक्सेस डिमांड की। तो एक्सेस डिमांड होता क्या है। एक्सेस डिमांड तब होती है जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होती है, यानी इकोनॉमी में डिमांड ज़्यादा है और आउटपुट कम है। सिंपल वर्ड्स में अगर कहें, लोग जितना खरीदना चाहते हैं इकोनॉमी उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। एक्सेस डिमांड का फॉर्मूला होता है एग्रीगेट डिमांड माइनस एग्रीगेट सप्लाई। अगर हम ग्राफ पे देखें तो सिचुएशन कैसे कम ये बनती है, जब इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर होती है, रिसोर्सेज ऑलरेडी फुल यूज्ड होते हैं, आउटपुट इंक्रीज नहीं हो सकता है, तब हमको ये सिचुएशन देखने को मिलती है। जैसा कि हम ग्राफ में देख रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड हमारे एग्रीगेट सप्लाई कर्व से ऊपर है, जिसमें ये जो गैप बनता है इसको हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है, समझे बात को। तब हम कहते हैं कि ये एक्सेस डिमांड है। याद रखना कि एक्स एक्सिस पे हम आउटपुट और इनकम शो करते हैं, वाई एक्सिस पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई शो करते हैं। जब एग्रीगेट डिमांड कर्व एग्रीगेट सप्लाई कर्व से राइट साइड होती है तो गैप को कहते हैं एक्सेस डिमांड। नेक्स्ट बात करते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है एक्सेस डिमांड का। तो सबसे पहले इन्फ्लेशन, प्राइस बढ़ने लगती है। जाहिर सी बात है कि अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, यानी कि जो रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी कम है, तो उसका प्राइस बढ़ा के लोग बेचेंगे ताकि प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो। आउटपुट इंक्रीज नहीं होता है क्योंकि रिसोर्सेज फुल यूज्ड हैं। प्राइस पे प्रेशर होता है, ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट हो जाता है। कर्ज क्या होता है इसका, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का बढ़ना। भाई अगर ये कर्ज है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। क्रेडिट चीप होना, अगर ये कर्ज है तो क्रेडिट चीप हो रहा है तो हमारा एक्सेस डिमांड क्रिएट हो रहा है, तो उसको करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, उसको इंक्रीज कर देंगे। एक्सपोर्ट बढ़ाना तो कम कर देंगे, टैक्स कम करना तो बढ़ा देंगे, इंक्रीज इन मनी सप्लाई तो उसको भी घटा देंगे। तो अगर ये कर्ज है तो इसको ठीक करना चाहते हैं हम, तो इनका जस्ट अपोजिट करना होगा हमें। नेक्स्ट बात करते हैं कैसे करेक्शन करें। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट के सब, जैसे टैक्स बढ़ाना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करना, बजट सरप्लस बनाना। मॉनेटरी पॉलिसी में जैसे आरबीआई में क्या देखेंगे, रेपो रेट बढ़ा देना, क्रेडिट रिजर्व रेशियो बढ़ा देना, बैंक क्रेडिट कंट्रोल बढ़ा देना। देखो अगर मार्केट से पैसा ये लोग अंदर ला देंगे तो मार्केट में यहाँ पे गैप बनेगा पैसे की शॉर्टेज का, लोग खरीदेंगे नहीं तो डिमांड कम हो जाएगा, और डिमांड कम करेगा तो एग्रीगेट सप्लाई से वो मैच करेगा, जिसकी वजह से हम ये सब चीज़ें स्टेप्स उठाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डेफिसिट डिमांड की। क्या है डेफिसिट डिमांड, तब होती है जब एग्रीगेट डिमांड लेस देन होता है एग्रीगेट सप्लाई से, यानी वहाँ कर्व ऊपर था यहाँ कर्व नीचे हो जाएगा, यानी इकोनॉमी में डिमांड कम और आउटपुट ज़्यादा होता है। सिंपल वर्ड्स में इकोनॉमी जितना प्रोड्यूस कर रही है लोग उतना खरीद नहीं रहे हैं, यानी पैसा नहीं है लोगों के पास।
डेफिसिट डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है? एग्रीगेट सप्लाई माइनस एग्रीगेट डिमांड। ग्राफ पे समझते हैं क्यों होता है सिचुएशन। इकोनॉमी बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट ले लेती है, रिसोर्सेज अनएम्प्लॉय होते हैं, आउटपुट बढ़ सकता है। गैप में क्या बोलें तो एक्स एक्सिस पे हम आउटपुट इनकम दिखाते हैं, वाई एक्सिस पे एडीएस, और ये लेफ्ट साइड होता है वो राइट साइड होता था जब डेफिसिट डिमांड होता है, देख सकते हैं। तो इस गैप को हम क्या कहेंगे? डिफ्लेशनरी गैप, और एएस जो है वो ऊपर है एडी से, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्ट्स क्या है इसके। डिफ्लेशन, प्राइस गिरने लगती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, प्रोडक्शन कम हो जाता है, इकोनॉमिक शोडाउन। अब याद रखना ये कर्ज है तो इसको करेक्ट करेंगे तो वो सही हो जाएगा। तो कर्ज में क्या है? कंजप्शन कम करना, कंजप्शन बढ़ा दो, इन्वेस्टमेंट कम करना, इन्वेस्टमेंट बढ़ा दो, हाई टैक्सेस लो टैक्सेस कर दो, लो इनकम हाई इनकम बढ़ा दो, डिक्रीज इन मनी सप्लाई इंक्रीज इन मनी सप्लाई कर दो, एक्सपोर्ट कम करना, एक्सपोर्ट बढ़ा दो। तो ये कर्ज हो सकता है। लेकिन करेक्शन की बात करें तो फिस्कल पॉलिसी में टैक्स को कम करना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाना, बजट डेफिसिट बढ़ाना। मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो रेपो रेट कम कर देना, सीआरआर कम कर देना, इजी लोन्स देना, ठीक है। एक बात याद रखना कि सीआरआर क्या होता है। सीआरआर ये होता है कि सपोज ये आरबीआई है, ठीक है, और ये है हमारा एक बैंक, कमर्शियल बैंक। तो आरबीआई कहता है कि कुछ परसेंट ऑफ मिनिमम बैलेंस आप मेरे पास कैप्ट रखिए या अपने पास कैप्ट रखिए, वो पैसा मार्केट में नहीं जाना चाहिए, तो उसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। एक बार डिफरेंस समझ लेते हैं एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड का। यहाँ पे हाई डिमांड होता है, यहाँ पे लो डिमांड होता है, यहाँ पे हाई स्पेंडिंग होती है, यहाँ पे लो स्पेंडिंग होती है, यहाँ इकोनॉमी बूम कंडीशन में होता है, यहाँ इकोनॉमिक रिसेशन कंडीशन में होता है, यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ता है, यहाँ पे रिसेशन का पीरियड आता है, ओवर इन्फ्लेशन होता है, यहाँ पे रिसेशन होता है, लो स्पेंडिंग होती है, रिसेशन लेस प्रोडक्शन होता है, यहाँ डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई होता है और यहाँ डिमांड इज लेस देन सप्लाई होता है। तो ये एक था हमारा छोटा सा चैप्टर और इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि करेक्शन कैसे कर सकते हैं और इसके कर्ज क्या है। तो याद रखना चैप्टर इंपॉर्टेंट है, छोटा सा चैप्टर है, खत्म कर देना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है। तो गवर्नमेंट बजट एक एनुअल स्टेटमेंट होता है जिसमें गवर्नमेंट अपनी एस्टिमेटेड रिसिप्ट, पैसा आया और एक्सपेंडिचर जो खर्च हो सके उस फाइनेंशियल ईयर में, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए बताती है। सिंपल वर्ड्स में गवर्नमेंट का ईयरली इनकम और माइनस एक्सपेंस प्लान इक्वल टू बजट, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं कि गवर्नमेंट बजट कितने टाइप्स के होते हैं। तो एक होता है रेवेन्यू बजट और एक होता है कैपिटल बजट। देखो रेवेन्यू बजट की बात करते हैं जिसमें सबसे पहला कंपोनेंट आता है रेवेन्यू रिसिप्ट। वो रिसिप्ट जो गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट नहीं करती है और असेट्स कम करती है, ठीक है। जैसे कि टैक्स रिवेन्यू और नॉन टैक्स रिवेन्यू। टैक्स रिवेन्यू में डायरेक्ट टैक्स जिसमें इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स आता है। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी। नॉन टैक्स रिवेन्यू जैसे कि फीस, फाइन्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये सारी चीज़ें। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, वो एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट एसेट्स क्रिएट नहीं करती हैं। याद रखना एसेट्स नहीं क्रिएट करती हैं। एग्जांपल जैसे कि सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, पेंशन, इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडीज, ये एक्सपेंडिचर तो हो रहा है बट किसी भी तरह का एसेट्स नहीं क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कैपिटल बजट की। कैपिटल रिसिप्ट इसमें सबसे पहला कंपोनेंट होता है वो रिसिप्ट जो लायबिलिटी क्रिएट करती है या एसेट्स रिड्यूस करती है, ठीक है। यानी लायबिलिटी बढ़ता है और एसेट्स क्रिएट कम होता है। लोन टेकन बाय गवर्नमेंट, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट, बोरिंग फ्रॉम आरबीआई वगैरह वगैरह। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, वो एक्सपेंडिचर जो एसेट्स क्रिएट करती है। एग्जांपल रोड्स, ब्रिजेस, स्कूल, हॉस्पिटल, मशीनरी, लोन गिवन बाय गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ बजट की। तो टाइप्स ऑफ बजट में सबसे पहला होता है बैलेंस बजट, यानी ये रिसिप्ट किसके बराबर होगा? एक्सपेंडिचर की। बहुत ही रेयर केस होता है, कोई भी इन्फ्लेशन कोई भी डिफ्लेशन नहीं होता है। दूसरा होता है सरप्लस बजट, यानी रिसिप्ट ज़्यादा होता है एक्सपेंडिचर से, कंट्रोल इन्फ्लेशन के लिए यूज्ड होता है। डेफिसिट बजट की बात करते हैं, एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रिसिप्ट, यानी यूज ड्यूरिंग डिफ्लेशन एंड रिसेशन, ये डेफिसिट बजट होता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं मेजर ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट, यानी कि हम गवर्नमेंट डेफिसिट को कैसे मेजर करते हैं। तो सबसे पहला होता है रेवेन्यू डेफिसिट। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी रेवेन्यू के एक्सपेंडिचर से और रेवेन्यू के रिसिप्ट को माइनस करेंगे तो हमें रेवेन्यू डेफिसिट मिलता है, यानी एक्सपेंडिचर ज़्यादा रिसिप्ट कम। मीन्स गवर्नमेंट डेली एक्सपेंस के लिए भी बोरो कर रही है, इकोनॉमी के लिए खराब होता है। फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल एक्सपेक्ट बोरोइंग, शोज टोटल बोरिंग नीडेड, कितना बोरिंग ज़्यादा चाहिए मैं। हाई फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू इन्फ्लेशन प्लस डेब्ट बर्डन, इन्फ्लेशन भी है और आपके ऊपर कर्ज भी है तो आपके लिए फिस्कल डेफिसिट हाई हो जाता है। प्राइमरी डेफिसिट की बात करते हैं, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। जब हम फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देते हैं तो उस समय हम प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं। करंट गवर्नमेंट का एक्चुअल बर्डन शो करता है। नेक्स्ट बात करते हैं
बजट डेफिसिट का इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं। इकोनॉमी ग्रोथ होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनता है। नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं, इन्फ्लेशन क्रिएट होता है, पब्लिक डेप्ट इंक्रीज होता है, फ्यूचर टैक्स बर्डन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी की। फिस्कल पॉलिसी क्या होता है? गवर्नमेंट का टैक्सेशन प्लस एक्सपेंडिचर पॉलिसी, इसको हम क्या कहते हैं? फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी में दो फिस्कल पॉलिसी होते हैं, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी में टैक्स कम करते हैं हम, स्पेंडिंग ज़्यादा करते हैं और डिफ्लेशन के लिए यूज़ होता है। कॉन्ट्रैक्शनरी में टैक्स ज़्यादा यूज़ करते हैं और सस्पेंडिंग कम करते हैं, ये इन्फ्लेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ऑटोमेटिक, लास्ट टॉपिक, ऑटोमेटिक एंड स्टेबलाइजर। ये क्या होता है? वो पॉलिसी जो एक्चुअल इकोनॉमी को स्टेबलाइज करती है, जैसे कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन और अनएम्प्लॉयमेंट टॉलरेंस। ये बहुत ही शॉर्ट टर्म में मैंने समझाने की कोशिश की है कि क्या क्या कंपोनेंट आते हैं। ठीक है, आई होप लेक्चर पसंद आया होगा, और लेक्चर पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो स्टार्ट करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट से। क्या होता है इसका मतलब, सबसे पहले हम ये समझते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें फॉरेन एक्सचेंज रेट की, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब होता है कि कंट्री में करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी से कन्वर्ट करना। जैसे इंडिया के रुपीस को यूएसए के डॉलर को कन्वर्ट करना। जब रुपीस को डॉलर में या डॉलर को रुपीस में बदला जाता है तो फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। नेक्स्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात करते हैं। रेट वो रहता है जिसमें एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री के करेंसी के साथ एक्सचेंज किया जाता है। एक यूनिट फॉरेन करेंसी कितने डोमेस्टिक करेंसी के बराबर है? जैसे $1 की कीमत 83 रुपया, ये फॉरेन एक्सचेंज रेट कहलाता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट दो टाइप्स के होते हैं, फिक्स एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल यानी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। समझते हैं। फिक्स एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक करेंसी का रेट फिक्स करती है, यानी गवर्नमेंट का रोल होता है और सेंट्रल बैंक का रोल होता है। इसमें मार्केट फोर्सेस, डिमांड और सप्लाई का रोल काम होता है, सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन करता है। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट बोले $1 की कीमत 75 रुपये फिक्स, तो फिक्स। मेरिट क्या है? स्टेबिलिटी होती है, इंटरनेशनल ट्रेड में सर्टिनिटी होती है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में हेल्प होता है। डीमेरिट्स की बात करें, फॉरेन रिजर्व पर प्रेशर बनता है, मार्केट रियलिटी इग्नोर होती है कि डिमांड एंड सप्लाई में क्या दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत है, लॉन्ग रन में क्राइसिस आ सकता है। फ्लेक्सिबल फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की बात करते हैं। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में करेंसी का रेट डिमांड और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज से डिसाइड होता है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक करता है, यहाँ पे डिमांड और सप्लाई के थ्रू होता है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होता है, मार्केट बेस्ड सिस्टम होता है। जैसे डॉलर का रेट कभी 82 तो कभी 84, ये डिमांड और सप्लाई की वजह से होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरिट क्या है। ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होता है, कोई भी प्रेशर नहीं होता फॉरेन रिजर्व पे, रियलिस्टिक सिस्टम होता है रियल टाइम बेसिस पे। डीमेरिट क्या है? फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है, अनसर्टेनिटी होती है ट्रेड में, स्पेकुलेशन ज़्यादा बढ़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरिट्स क्या है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के। ये तो हो गया ना, हाँ आगे बढ़ते हैं। डिमांड क्या है? डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड तब होती है जब हमें फॉरेन करेंसी चाहिए। अच्छा, क्यों फॉरेन करेंसी क्यों चाहिए? आपको कुछ इंपोर्ट करना है, टूरिज्म बढ़ाना है, एजुकेशन अब्रॉड करना है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना है, गिफ्ट और रेमिटेंस भेजना है। तब प्राइस की बात करें, एक्सचेंज रेट बढ़ने पर डिमांड कम हो जाता है, प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सप्लाई क्या है फॉरेन एक्सचेंज का? फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई तब होती है जब फॉरेन करेंसी कंट्री में आती है। ठीक है, आती है, याद रखना। जैसे जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो पैसा आता है, फॉरेन टूरिस्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड और बोरोइंग, इनके थ्रू पैसा आता है, सप्लाई। एक्सचेंज रेट बढ़ने पर सप्लाई बढ़ती है, एक्सचेंज रेट कम होने पर सप्लाई कम होती है। नेक्स्ट बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल सिस्टम में एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है, डिमांड और सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज से, डिमांड इक्वल टू डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई इक्वल टू अपवर्ड स्लोपिंग, जहां दोनों इक्वल होते हैं, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट में। नेक्स्ट बात करते हैं एप्रिसिएशन ऑफ कंट्री एंड डेप्रिसिएशन ऑफ कंट्री। जब डोमेस्टिक करेंसी स्ट्रांग होती है तो उसको हम एप्रिसिएशन कहते हैं। एग्जांपल, $1 इक्वल टू 80 या 75 रुपया, स्ट्रांग हुई 80 से 75 रुपये, यानी जितनी कम होगी करेंसी उतनी स्ट्रांग होगी, तो दैट इज़ एप्रिसिएशन। इंपोर्ट सस्ते हो जाते हैं, एक्सपोर्ट महंगे हो जाते हैं। डेप्रिसिएशन की बात करें, जब डोमेस्टिक करेंसी वीक होती है, यानी डेप्रिसिएशन कहते हैं। $1 की कीमत 83 रुपया हो गई, यानी 75 से 83 होने में हमारी करेंसी वीक हो गई, तो इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे, एक्सपोर्ट सस्ते हो जाएंगे। रिवैल्यूएशन एंड डीवैल्यूएशन क्या होता है? सिर्फ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है।
रिवैल्यूएशन का मतलब गवर्नमेंट करेंसी का वैल्यू बढ़ाए, स्ट्रांग बनाए। डिवैल्यूएशन का मतलब गवर्नमेंट करेंसी को वैल्यू घटाए, वीक बनाए। तो उसको हम रिवैल्यूएशन एंड डिवैल्यूएशन कहते हैं। समझे बात को? और याद रखना इंपॉर्टेंट क्या है, डिफरेंस बिटवीन एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन एंड डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएशन एंड डिवैल्यूएशन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, चैप्टर एंड करते हैं। थैंक यू। हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर है। हम इसमें देखेंगे कि हमारे कंट्री के अदर कंट्रीज से जो ओवरऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होते हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब समझते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है जिसमें किसी कंट्री के बाकी दुनिया यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक पर्टिकुलर पीरियड, जनरली एक ईयर, होने वाले सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। सिंपल वर्ड्स में बीओपी बताता है कि कंट्री में फॉरेन कंट्रीज से कितने पैसे कमाए और कितने खर्च किए। ठीक है, कितने कमाए और कितने खर्च किए। फीचर्स क्या हैं? सिर्फ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इंक्लूड होते हैं, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के बीच होता है ट्रांजैक्शन, फिक्स टाइम पीरियड होता है जनरली 1 साल, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो होता है यानी डेबिट एंड क्रेडिट, मनी टर्म्स में रिकॉर्ड होता है। टाइप्स क्या है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के? सबसे पहला, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में क्या क्या इंक्लूड होते हैं? इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इनकम जो कि इंटरेस्ट और डिविडेंड से मिलता है, यूनिलेटरल ट्रांसफर जैसे कि गिफ्ट, रेमिटेंस, कैपिटल ट्रांजैक्शन जैसे कि लोन और इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं, स्ट्रक्चर क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट का? करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एरर एंड ओमिशन। ठीक है, ये सारे 3 चीज आते हैं अंदर। करेंट अकाउंट का मतलब समझते हैं। करेंट अकाउंट में उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जो शॉर्ट पीरियड में होते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं करेंट अकाउंट के? याद रखना, बैलेंस ऑफ ट्रेड जिसमें एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स आते हैं, और बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। नेट इनविजिबल, इसमें सर्विसेज और ट्रांसफर आते हैं, जैसे सर्विसेज में बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म। इनकम में इंटरेस्ट, डिविडेंड, प्रॉफिट। यूनिलेटरल ट्रांसफर में गिफ्ट, रेमिटेंस और फॉरेन एड। नेट इनविजिबल रिसिप्ट माइनस पेमेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं करेंट अकाउंट बैलेंस। करेंट अकाउंट बैलेंस मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड प्लस नेट इनविजिबल। जैसे सरप्लस में रिसिप्ट इज ग्रेटर देन पेमेंट, डेफिसिट में पेमेंट इज ग्रेटर देन रिसिप्ट, बैलेंस में रिसिप्ट इक्वल टू पेमेंट। ये 3 कंडीशन निकल के हमारे सामने आते हैं। कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं। कैपिटल अकाउंट में उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जो एसेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड होते हैं, लॉन्ग टर्म नेचर के होते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स क्या है कैपिटल अकाउंट में? फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। लोन्स में बोरिंग फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, लैंडिंग टू फॉरेन कंट्रीज। बैंकिंग कैपिटल में फॉरेन बैंक्स के डिपॉजिट, अदर कैपिटल में चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। एरर एंड ओमिशन की बात करते हैं। कभी कभी डाटा लेट मिलता है, गलत रिकॉर्ड हो जाता है, इस डिफरेंट को एडजस्ट करने के लिए एरर एंड ओमिशन अकाउंट बनाया जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंस, वाई? क्योंकि बीओपी डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करता है यानी क्रेडिट एंड डेबिट का। हर क्रेडिट के अगेंस्ट एक डेबिट होता है, इसलिए बीओपी अकाउंटिंग सेंस में हमेशा बैलेंस होता है। डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी, जब रिसिप्ट इज अनइक्वल पेमेंट हो जाता है तो डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है। इकोनॉमी में इनबैलेंस आ जाए तो उसे कहते हैं बीओपी डिसइक्विलिब्रियम में। क्या कज होता है? इकोनॉमिक फैक्टर्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, नेचुरल कैलेमिटीज, चेंज इन फॉरेन प्राइसेस, डेवलपमेंट नीड्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेजर कैसे कर सकते हैं। लास्ट, मॉनेटरी मेजर, जैसे कि एक्सपोर्ट प्रमोट कर दीजिए, इंपोर्ट कंट्रोल कर लीजिए। फिस्कल मेजर में टैक्सेस पे ध्यान दीजिए, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कंट्रोल पे ध्यान दीजिए, एक्सचेंज रेट में एडजस्टमेंट में डिवैल्यूएशन वगैरह पे ध्यान दीजिए। तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, चैप्टर एंड करता है। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।